हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वाली क्लास में आपने वित्तीय समावेशन के अर्थ को समझा था, उसके उद्देश्य को समझा था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और यह समझेंगे कि वित्तीय समावेशन का इतिहास भारत में क्या रहा है, किस प्रकार से वित्तीय समावेशन प्रारंभ हुआ और कहाँ तक पहुँचा है और हम अपने उस लक्ष्य में कितना सफल हुए हैं। ठीक है, देखते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का इतिहास। वित्तीय समावेशन का इतिहास। मार्कर मैंने चेंज किया है, सही चल नहीं रहा था। वित्तीय समावेशन का इतिहास क्या है? तो वित्तीय समावेशन के अर्थ को आपने समझ लिया था क्या है। अब उससे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि सभी व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहली शुरुआत इसकी होती है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। ठीक है, जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इस टॉपिक को मैंने कई क्लासेस में पढ़ाया है, तो इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस यह आपको जानना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही किया गया था। ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए ही किया गया था। राष्ट्रीयकरण वाले क्लास में भी मैंने इसको पढ़ाया था और अब वित्तीय समावेशन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके इतिहास में भी इसको बता रहा हूँ कि वित्तीय समावेशन का जो सबसे पहला प्रयास था वो इसी रूप में था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। एच.आर. खान कमेटी के कमेटी के रिपोर्ट में पहली बार वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग होता है। और केरल एक ऐसा राज्य बनता है पहला जिसके पास जितने भी उसके नागरिक हैं, हर घर में किसी ना किसी के पास बैंक खाता हुआ, यानी कि केरल एक ऐसा राज्य पहला बना था। ठीक है, तो ये थोड़ा उससे इतर की जानकारी थी, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया उसको। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये वित्तीय समावेशन का जो है, यहीं से इतिहास शुरू होता है कि वित्तीय समावेशन को करना है, यानी कि लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। इसके बाद में जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वह है अग्रणी बैंक की अवधारणा। अग्रणी बैंक की अवधारणा यह क्या था? अग्रणी बैंक का अवधारणा बहुत सामान्य सा इसका मतलब यह है कि जिस किसी क्षेत्र में जिस भी बैंक की सबसे ज़्यादा शाखा होती थी उस क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक कह दिया जाता था। मतलब ये कि मान लीजिए आप जिस ज़िले के आप निवासी हैं, चलो लखनऊ का उदाहरण लेते हैं, या आप लखनऊ के निवासी हैं, तो लखनऊ में जितने भी बैंक हैं उनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा शाखा है उसे अग्रणी बैंक कहा जाएगा और उसको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि इस आपके क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनके खाते को खोलने का आपको प्रयास करना है और इस काम में बाकी बैंक उनकी मदद करेंगे। यही है अग्रणी बैंक का सिद्धांत। ठीक है, जो तीसरा प्रयास था वित्तीय समावेशन को लेकर के वो 1975 में RRBs की स्थापना करना, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं ये आपने बैंकिंग व्यवस्था में पढ़ा जब हम बैंक पढ़ रहे थे कि RRBs होते क्या हैं। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपश्रेणियाँ होते हैं जो उन्हीं के जो है एक शाखा के रूप में किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये RRBs की स्थापना भी एक तरीके से वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही किया गया था 1975 में। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए SBI की अपनी कोई शाखा है
जो कि शहरों में कार्यरत है। तो एसबीआई ने अपनी एक आरआरबी की स्थापना किसी छोटे से गांव के आसपास में कर दी, जहां 4-5 गांव उसके करीब हैं। तो वहां के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था मिलने लगी। तो ये क्या है? यही तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। उसके बाद में जो अगला स्टेप होता है वित्तीय समावेशन का, वह 1982 में होता है, जब नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऋण देने के लिए। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना एग्रीकल्चर क्षेत्र में ऋण देने के लिए किया गया था और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी के गठन के निर्णय के बाद में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, शिव नारायण कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही इसका जो है स्थापना किया गया था। अब जो नाबार्ड है, ये जब स्थापित हुआ 1982 में, तो इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50-50% का शेयर था। यानी कि आरबीआई का 50% शेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% शेयर था। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका 99% शेयर इस वक्त धारण करती है। यानी कि नाबार्ड पर लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा अधिकार हो गया है। ठीक है, तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड करता क्या है कि जो बैंक ऋण प्रदान करते हैं कृषि क्षेत्र में, ये उनको पैसे प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ऐसे बैंक जो कृषि ऋण उपलब्ध करवाते हैं उनको नाबार्ड पैसे मुहैया करवाता है। देश के जितने प्रमुख राज्य हैं उनकी राजधानी में नाबार्ड की एक संस्था जो है। पांचवा, किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यानी जिसे आप केसीसी कहते हैं। ठीक है, तो केसीसी जो है, केसीसी की व्यवस्था जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू किया गया, ताकि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके कम ब्याज दर पर। ठीक है, तो इसीलिए इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। कब? 1998 में किया गया। और इस किसके निर्देश पर, दिशा निर्देश पर किया गया? नाबार्ड के दिशा निर्देश पर किया गया। यानी कि नाबार्ड ने जो गाइडलाइन जारी की, उसी के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। और ये कब हुआ? 1998 में हुआ। यह भी वित्तीय समावेशन के लिए एक बड़ा कदम था और इसने काफ़ी जो है काम भी किया। जो किसान खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद की चीज़ रही। ठीक है, छठा है मौलिक खाता। मौलिक खाता का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के पास खाता होना आवश्यक। तो पहले आपने इस चीज़ को, अगर काफ़ी दिन पहले या काफ़ी नहीं 7-8 साल पहले अगर आप कभी बैंक गए हों तो आपने ये देखा होगा कहते हुए मैनेजर को कि कम से कम 500 रुपये आपको जमा करना होगा तब खाते आपके खुलेंगे, उससे कम पे नहीं खोलते थे। लेकिन मौलिक खाता का जो सिद्धांत है वह ये इसलिए है कि कोई व्यक्ति अगर अपना बैंक खाता खोलना चाहता है तो उसका 0 पेमेंट पर खाता खुलना चाहिए। लेकिन उसके शर्तें हैं। शर्त यह है कि उसमें उस खाते में एक समय के लिए 50,000 से ऊपर की राशि उसमें नहीं होगी। एक वित्त वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा उसमें राशि जमा नहीं हो सकती है। एक बार में 10,000 से ज़्यादा राशि की निकासी नहीं हो सकती है। और हर 60 दिन पर उसमें कोई ना कोई क्रियाकलाप होना चाहिए। तो अगर ये सारी शर्तें पूरा करती हैं तो 0 बैलेंस पर भी मौलिक खाता खोला जा सकता है। यह भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक उपाय है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे क्षेत्र के लोग हैं, वो
अपना खाता तो खुलवाना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके पास पैसे हैं ही नहीं कि वो क्या करेंगे। 500 रुपये ले जाकर अगर बैंक में डाल भी दिया तो उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब वो मान लीजिए वो गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उनका पैसा कहीं 3 महीने बाद आता है। अब मान लो उनको 3 महीने बाद पैसा लेना, अभी उनके पास कोई पैसा नहीं तो उनके पास कोई खाता ही नहीं है। तो इसलिए इस अवधारणा ने उन किसानों का बड़ा फायदा किया, ठीक है ना। 7वां, मौलिक खाता के बाद में प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक ऋण देने के लिए बैंकों के ऊपर शर्त लागू करना, ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनमें अधिक ऋण देने के लिए बैंकों के ऊपर शर्तों को आरोपित करना, यानी कि हर बैंक से यह कहना कि आपको इतना हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में देना है। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे मूलभूत हैं, यानी कि जैसे कृषि का क्षेत्र है, कुक्कुट पालन है, मछली पालन है, किसान के जितने भी काम होते हैं ये सब किस में आते हैं, सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसमें ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई। तो यह भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन ही तो है, ठीक है। इसके अलावा शाखा अनिवार्यता, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। शाखा अनिवार्यता, शाखा अनिवार्यता का मतलब यह है कि जितने भी भारतीय बैंक हैं उनके लिए यह नियम बना दिया गया कि अगर आप बैंक स्थापित करते हैं तो आपको अपने कुल शाखा का 1/4 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करना होगा, ठीक है। 1/4 ग्रामीण क्षेत्र में आपको स्थापित करना होगा। तो इससे क्या होगा, ग्रामीणों के लिए लेन देन आसान हो जाएगा, उनके पास में बैंक हो जाएगा, वो उसका लेन देन करेंगे। तो ये भी एक क्या है, तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन को के लक्ष्यों को हासिल करने का। इसके अलावा NBFC तथा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि MFI, इनकी संख्या को बढ़ाना, इनके बारे में लोगों को बताना, ठीक है। यह भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक उपाय है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है। 10वां यानी कि 10वां, अगला क्या है, ठीक है। तो अगला है आपका मुद्रा योजना, जिसे मोदी सरकार ने शुरू किया। मुद्रा योजना में मोदी सरकार ने 3 जो है अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के ऋण देने की बात कही और ऋण प्रदान करके लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से और व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया गया। तो यह भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपाय है, ठीक है। मुद्रा योजना क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल बस आपको ये जानना है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक कदम था। इसके बाद में सी रंगराजन कमेटी का गठन, सी रंगाराजन कमेटी
बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।